नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री गंगटोक में डेरी कॉन्क्लेव में भाग लेंगे। अपने दौरे के दौरान अमित शाह बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक में भी शामिल होंगे। अमित शाह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का भी अनावरण करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से भी मिलने का कार्यक्रम है। सिक्किम के दौरे के बाद गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर बाद असम गुवाहाटी पहुंचेंगे। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी अमेरिका के दौरे पर हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ने वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक के इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के नेतृत्व के साथ एक बैठक की। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अमेरिकी ऊर्जा मंत्री जेनिफर ग्रानहोम यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप पर मंत्री स्तरीय संवाद करेंगे। भारतीय कंपनी द्वारा गांबिया को निर्यात की गई बच्चों की कफ सिरप के खिलाफ विश्व स्वास्थ्य संगठन की शिकायत पर सीडीएस-सीओ के आरंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि मेड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को इस सिरप को बनाने का लाइसेंस केवल निर्यात के लिए मिला है। भारत में इन सिरप को नहीं बेचा गया है। सीडीएस-सीओ ने जांच के दायरे में शामिल सभी 4 दवाओं के नमूने ले लिए हैं और उन्हें चंडीगढ़ स्थित रीजनल ड्रग टेस्टिंग लैब भेज दिया गया है। लैब में जांच के बाद मामले की स्पष्टता आएगी और आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में सेवा भारती द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। सेवा भारती द्वारा सेवा विभूतियों को देश के लिए उनके अमूल्य सेवा कार्यों में सहयोग के लिए सम्मानित किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित G20 देशों की सांसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत ने सदैव नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन किया है और इसी भावना से भारत ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए बहुपक्षवाद को अपनाने का आह्वान किया है। ओम बिरला ने कहा कि बदलते परिप्रेक्ष्य में प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ जनता का जुड़ाव और अधिक बढ़ा है। हमारा लक्ष्य है कि मौजूदा पीढ़ी को संसद से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि 75 वर्षों के इस गौरवशाली यात्रा के दौरान हमारा लोकतंत्र और अधिक सशक्त और जीवंत हुआ है। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने अपने 25 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं भारतीय गुणवत्ता परिषद के द्वारा की गई सेवाओं, उत्पादों और जीवन की गुणवत्ता प्रदान करने के प्रयासों की याद दिलाता है। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल के सालों में परिषद के प्रयासों की सराहना की। भारतीय गुणवत्ता परिषद के महासचिव डॉक्टर रवि सिंह ने कहा है कि संस्थान अब भारत को आगे ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री के 2047 तक भारत को विकसित बनाने के विजन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय गुणवत्ता परिषद इस लक्ष्य को पाने में अहम भूमिका निभाएगा। कांग्रेस नेता उदित राज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी महिला के लिए कहा गया कि द्रौपदी मुर्मू जैसा राष्ट्रपति किसी देश को न मिले। सोशल मीडिया पर लोग कड़ी प्रतिक्रिया जता रहे हैं। वहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस ने नेताओं को एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाना हजम नहीं हो रहा है, इसलिए बार बार राष्ट्रपति पद का अपमान करने में भी नहीं चूक रहे हैं। भाजपा ने भी उदित राज के बयान को कांग्रेस की मानसिकता बताया है, लेकिन इसके बावजूद उदित राज ने माफी मांगने की बजाय एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि वो ऐसा दोबारा कहेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने उदित राज के बयान को अपमानजनक बताते हुए उन्हें नोटिस भेजा है। वहीं भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर बार बार द्रौपदी मुर्मू का अपमान कर रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बर्फ के तूफान में फंसे एनआईएम के ट्रेनी पर्वतारोहियों को बचाने के लिए बचाव अभियान को और तेज कर दिया गया। आईटीबीपी ने मटली बेस कैंप की ओर से और कई टीमें घटनास्थल के लिए भेजी हैं। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के मुताबिक 4 अक्टूबर को द्रौपदी का डांडा 2 पर पर्वतारोहियों के हिमस्खलन की चपेट में आने की घटना में अब तक कुल 19 शव बरामद किए गए हैं, जिनमें 2 प्रशिक्षक और 14 ट्रेनियों के शव बरामद हुए हैं। उत्तरकाशी आपदा पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बचाव और राहत दल लगातार काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम लगातार काम कर रही है। बचाव अभियान अभी भी जारी है।
हिमस्खलन की घटना पर उत्तरकाशी के डीएम अभिषेक रुहेला ने कहा कि बचाए गए लोगों को तत्काल ही इलाज के लिए भेज दिया गया था। उन्होंने साथ ही कहा कि हादसे में जान गंवाने वाले पर्वतारोहियों के जल्द से जल्द नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है। हादसे के बाद उत्तरकाशी के डीएम ने मौसम विभाग द्वारा जारी बारिश और हिमपात की चेतावनी के बाद उत्तरकाशी जिले में अगले 3 दिनों के लिए ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने आप पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमेशा ईमानदारी की बात करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार कितनी भ्रष्ट है। भाजपा ने कहा कि आपके भ्रष्टाचार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बिजली कंपनियों में दिल्ली सरकार का शेयर है। भाजपा ने खुलासा किया कि दिल्ली सरकार ने अपने फायदे के लिए 18% की जगह 12% रेट लगा दिया। आज केजरीवाल चोर कंपनियों के साथ खड़े हैं और उन्होंने आज तक जनता का हित नहीं बल्कि अपना और अपनी पार्टी का हित देखा है। इसरो ने कहा कि वो इस महीने के तीसरे या चौथे सप्ताह में OneWeb के 36 उपग्रहों को लॉन्च करेगा। उपग्रहों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के भारी लिफ्ट रॉकेट LVM-3 से लॉन्च किया जाएगा। ये GSLV M3 का पहला कॉमर्शियल लॉन्च होगा। भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 5वें असेंबली की मेजबानी करेगा। 17 से 20 अक्टूबर तक होने वाले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में 109 देशों के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि यूरोप में एनर्जी संकट रूस यूक्रेन संघर्ष का परिणाम है। ऐसी समस्या किसी भी समय आ सकती है, इसलिए हमें अपनी आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने की जरूरत है। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके संबद्ध संगठनों पर प्रतिबंध से संबंधित UAPA न्यायाधिकरण का प्रमुख बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को इस न्यायाधिकरण के गठन से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी। केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर अपराध की श्रेणी वाले कई कारोबारी नियमों को बदलने का फैसला किया है। वहीं साथ ही उन्हें अपराध की श्रेणी से बाहर करने जा रही है। इसके लिए सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में बिल लाने की तैयारियों में जुट गई है। अगर ऐसा होता है तो छोटे बड़े मैन्युफैक्चरर्स को सरकारी बाबुओं से निपटने के लिए लाइसेंसिंग अधिकारी नहीं रखना होगा। वर्तमान में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चलाने में सैकड़ों ऐसे नियमों का पालन करना पड़ता है जिनकी अवहेलना पर उद्यमियों को जेल तक जाना पड़ सकता है। दुबई में हाल ही में एक भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। संयुक्त अरब अमीरात के सहिष्णुता और सह अस्तित्व मंत्री शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान और संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने इस भव्य मंदिर का उद्घाटन किया। राजदूत संजय सुधीर ने इस भव्य मंदिर को भारत यूएई सांस्कृतिक संबंधों का गठजोड़ बताया। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। जल्द लौटते हैं। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि देश में रक्षा के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि मोदी सरकार देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गड्ढा मुक्ति का ये अभियान 15 नवंबर तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का 50% से अधिक काम पूरा होने के करीब है। विशालकाय भूखंड पर वैज्ञानिक पद्धति से मंदिर को बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने साबित कर दिया कि असली शिवसेना कौन है। उनकी रैली में राज्य भर के लोग आए। इसने स्थापित किया है कि असली शिवसेना मुख्यमंत्री शिंदे की शिवसेना है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग जिले में निर्माणाधीन जंग मागो रोड की प्रगति का निरीक्षण किया। वहीं सड़क की
को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाया जा रहा है। रक्षा कर्मियों के लिए चीनी सैनिकों पर कड़ी निगरानी बनाए रखने के लिए इस सड़क का बहुत महत्व है। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने पार्टी का नाम भारत राष्ट्र समिति करने से जुड़े प्रस्ताव की प्रति और संबंधित दस्तावेज निर्वाचन आयोग को भेज दिए हैं। पार्टी की बुधवार को हुई आम सभा की बैठक में नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया गया था। बीएसएफ के जवानों ने पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास फेसिंग के सामने हेरोइन से भरी 2 बोतलें बरामद की हैं, जिनमें लगभग 940 ग्राम हेरोइन थी। बीएसएफ लगातार प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी के प्रयासों को नाकाम करने पर लगा हुआ है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंगलवार को एक व्यक्ति को पकड़ा गया। उसके पास से कस्टम विभाग ने 7 कीमती घड़ियां जब्त की हैं। इन घड़ियों की कुल कीमत 28,17,97,000 रुपए से ज्यादा है। विभाग के मुताबिक एक घड़ी में डायमंड भी जड़े हुए हैं, जो 27 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। इंदौर के भवनकुआ थाना क्षेत्र से बुधवार शाम 25 लाख की फिरौती के लिए अगवा किए गए रेस्टोरेंट मालिक को पुलिस ने सकुशल छुड़वा लिया। इस मामले में पुलिस ने भास्कर सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कुछ पुराने गुंडे बदमाश भी शामिल हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जैविक और प्राकृतिक खेती पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक में हिस्सा लिया। पुष्कर सिंह धामी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि किसान पर्वतीय अंचल में परंपरागत कृषि में तकनीकी ज्ञान का समावेश कर फसलों के उत्पादन में वृद्धि ला रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 10,000 एकड़ जमीन में जंगल सफारी बनाई जाएगी, जिसमें 6,000 एकड़ जमीन गुरुग्राम और 4,000 एकड़ जमीन नूह में है। ये सबसे बड़ी सफारी होगी। मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में 1080 एकड़ जमीन में एक ग्लोबल सिटी का निर्माण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये एक आइकॉन सिटी बनेगी। इसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम सुहाना हो गया है। इस बीच दिल्ली एनसीआर के लोगों की शुक्रवार सुबह की शुरुआत हल्की बारिश के साथ हुई। दिन भर रुक रुक कर बारिश होने के आसार हैं। इसके चलते न्यूनतम और अधिकतम पारे में कमी आएगी। ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद देश भर से गिरफ्तार किए गए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों ने उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर की कॉपी मांगी है। पीएफआई के सदस्यों ने मांग की है कि कोर्ट एनआईए को उन्हें एफआईआर की कॉपी देने का आदेश दे। याचिका पर 7 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट हिंदू पक्ष की अर्जी पर अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने सुनवाई के बाद 29 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज दिल्ली उच्च न्यायालय राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले में संशोधन की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करने वाला है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए नई दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होंगे। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 14 राज्यों और 7,000 करोड़ रुपए के राजस्व घाटा अनुदान की 7वीं मासिक किश्त जारी की है। यह अनुदान राशि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी की गई है। वर्ष 2022 से 23 में राज्यों को कुल 86,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान प्राप्त हुआ। खादी इंडिया नई दिल्ली के सीपी आउटलेट में 1.34 करोड़ रुपए की बिक्री की। ये एक दिन में अब तक की सबसे अधिक बिक्री का आंकड़ा है। हाल ही में समाप्त ऑनलाइन त्योहारी सेल के दौरान ई कॉमर्स कंपनियों की बिक्री 27% बढ़कर 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। रेड सी स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक फ्लिपकार्ट समूह ने ऑनलाइन बिक्री बाजार में अपनी शीर्ष स्थिति को बरकरार रखा है, जबकि मीशो ऑनलाइन ऑर्डर के मामले में दूसरे स्थान पर रही है। विमानन कंपनी आकाश एयर का प्रदर्शन परिचालन शुरू होने के पहले 60 दिनों में संतोषजनक रहा। कैनरा बैंक द्वारा प्रवर्तित आवास ऋण कंपनी कैन फिन होम्स 4,000 करोड़ रुपए तक की ऋण पूंजी जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी इस महीने के अंत में इस प्रस्ताव पर निदेशक मंडल की मंजूरी लेगी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि सरकार भारत को कार्बन ऋण का बाजार बनाने के लिए कदम उठा रही है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इसका इस्तेमाल अद्यतन राष्ट्रीय प्रतिबद्ध अंशदान लक्ष्यों को पूरा करने में किया जाएगा। निजी क्षेत्र के येस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर प्रशांत कुमार की नियुक्ति को भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वीकृति दे दी है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने उन्नत पर्यवेक्षणीय निगरानी प्रणाली दक्ष की शुरुआत की है और इससे केंद्रीय बैंक की निगरानी संबंधी प्रक्रिया की अधिक सशक्त होने की उम्मीद है।
आरबीआई ने कहा कि वो निगरानी गतिविधियों में मजबूती लाने के लिए कई कदम उठाता रहा है और देश और दक्ष इसमें एक नई कड़ी है। मानकों के व्यापक प्रचार के लिए भारतीय मानक ब्यूरो और अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग के बीच सहयोगात्मक प्रयास किए गए। और यहां वक्त हो चला एक और में आगे बढ़ते हैं। घरेलू दूरसंचार उपकरण विनिर्माता HFCL ने 5G के आउटडोर स्मॉल सेल उत्पादों के डिजाइन और विकास के लिए क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी की है। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय लंबित उपभोक्ता वादों के निपटान के लिए 12 नवंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में भेजेगा। अगस्त में देश का डीमैट खाता पहली बार 10 करोड़ तक पहुंच गया, जिसमें 22 लाख से अधिक नए खाते 4 महीनों में सबसे अधिक जुड़ गए। सितंबर में और 21.1 लाख खाते जोड़े गए। पीयूष गोयल ने भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट से भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्मों को वैश्विक स्तर पर ले जाने की अपील की। पीयूष गोयल ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हमेशा समान और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। विश्व बैंक ने बिगड़ते वैश्विक परिदृश्य का हवाला देते हुए गुरुवार को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान घटाकर 6.5% कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों को 1 अप्रैल 2023 तक एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने का निर्देश दिया। इंडोनेशिया में बाढ़ का कहर जारी है। राजधानी जकार्ता में अचानक आई इस बाढ़ से एक स्कूल की दीवार गिर गई, जिसमें 3 बच्चों की दबने से मौत हो गई। बाढ़ कम होने के बाद स्थानीय अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया। मंत्रालय के एक अधिकारी ने घोषणा की कि अस्पताल में भर्ती लोगों के लिए पूरी तरह से धन मुहैया कराया जाएगा और पुनर्वास प्रक्रिया के दौरान एक अस्थायी स्थान खोजने में मदद की जाएगी। राजधानी और आसपास के शहरों में कम से कम 67 लोगों की मौत हुई है। इंडोनेशिया अक्सर बाढ़ और भूस्खलन का शिकार होता रहा है। खासकर नवंबर से मार्च तक बारिश के मौसम में ये देखने को अधिक मिलता है। थाईलैंड में गुरुवार को एक डे केयर सेंटर में एक पूर्व पुलिसकर्मी द्वारा की गई गोलीबारी में 23 बच्चों समेत 34 की मौत हो गई। इस पूर्व पुलिसकर्मी को नशीली दवाओं से संबंधित कारणों की वजह से सेवाओं से छुट्टी दे दी गई थी। बताया जा रहा है कि हमलावर ने खुद को गोली मारने से पहले अपनी पत्नी और बच्चे को भी मार डाला। इस घटना से थाईलैंड के लोग दहशत में हैं। यूरोप के 44 देशों के नेताओं ने बृहस्पतिवार को चेक गणराज्य के प्राग में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी सम्मेलन में यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया। इस सम्मेलन में यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों के साथ साथ बल्कान और पूर्वी यूरोप के देश तथा ब्रिटेन और तुर्की शामिल हुए। यूरोपीय देशों के नेता ऊर्जा संकट समेत कई मामलों के समाधान के लिए प्राग में एकजुट हुए। इन सभी देशों ने एक स्वर में यूक्रेन पर रूसी हमलों के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर बीते गुरुवार को ज़ापोरिज़िया पर डबल ट्रैप स्ट्राइक करने का आरोप लगाया। ज़ेलेंस्की ने प्राग में यूरोपीय नेताओं के साथ हुई अनौपचारिक बैठक के दौरान अपने संबोधन में यह आरोप लगाया। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार रूस पर यह आरोप ज़ेलेंस्की ने उस दिन लगाया जब ज़ापोरिज़िया पर 7 मिसाइलों द्वारा हमला हुआ था। हालांकि रूस ने ज़ापोरिज़िया की घटनाओं को लेकर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। ज़ापोरिज़िया यूक्रेन के उन 4 क्षेत्रों में से एक है जिस पर हाल ही में रूस ने कब्जा किया है, जिस पर यूक्रेन का कहना है कि वो अपने क्षेत्रों पर बलपूर्वक किए गए अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं करेगा। यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि उन्हें खुशी है कि ब्रिटेन की पीएम लिज ट्रस इस सम्मेलन में शामिल हुई। मैक्रों ने घोषणा की है कि यूरोपीय देश रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को और अधिक सैन्य उपकरण भेजेंगे। डोमिनिकन गणराज्य में गुरुवार को लैटिन अमेरिकी यात्रियों को ले जा रही एक बस ओवरटेक करते समय पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 48 घायल हो गए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए 1 दिवसीय सीरीज के पहले मुकाबले में भारत को 9 रनों से हार का सामना करना पड़ा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 40 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 249 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 240 रन ही बना सकी और मैच गंवा दिया। इस मुकाबले में भारत की तरफ से संजू सैमसन ने 63 गेंदों में 86 रनों की पारी खेली, जबकि श्रेयस अय्यर ने 50 रन बनाए। बांग्लादेश के सिलट में खेले जा रहे महिला एशिया कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। छत्तीसगढ़ में आकर्षी कश्यप ने बैडमिंटन महिला एकल खिताब अपने नाम किया।
राष्ट्रीय खेलों में बैडमिंटन के पुरुष एकल का स्वर्ण पदक तेलंगाना के बी साई प्रणीत ने जीतने में सफलता हासिल की। साई प्रणीत ने संघर्षपूर्ण फाइनल में कर्नाटक के मिथुन मंजुनाथ को शिकस्त दी। राष्ट्रीय खेलों में मिश्रित युगल का स्वर्ण पदक कर्नाटक ने अपने नाम किया। कर्नाटक के साई प्रतीक और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने सीधे सेट में दिल्ली के रोहन और कनिका की जोड़ी को 21-15, 21-13 से शिकस्त दी। बैडमिंटन के पुरुष युगल वर्ग में केरल के रवि कृष्णा और उदय कुमार ने तमिलनाडु के हरिहरन और रूबन को 21-19, 21-19 से मात दी। तीरंदाजी में रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में हरियाणा ने महाराष्ट्र को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं तीरंदाजी में ही रिकर्व के पुरुष वर्ग में पश्चिम बंगाल के अतानु दास ने सर्विसेज गुरुचरण बेसरा को शिकस्त देकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। तीरंदाजी में महिलाओं के रिकर्व टीम इवेंट का स्वर्ण पदक हरियाणा ने अपने नाम करने में सफलता हासिल की। हरियाणा ने रोमांचक फाइनल में झारखंड को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। गुजरात को कांस्य पदक हासिल हुआ। अर्जेंटीना के कप्तान और दुनिया के दिग्गज फुटबॉलर्स में शामिल लियोनेल मेसी ने ऐलान किया है कि इस साल कतर में होने वाले फीफा विश्व कप उनका आखिरी विश्व कप होगा। अभिनेत्री साई पल्लवी, मंजू वॉरियर, संयुक्ता हेगड़े ने तेलुगु ओटीटी फिल्म अम्मू की रिलीज की तारीख की घोषणा की। मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब से जुड़ने वाले पहले गायक बनने के बाद हार्डी संधू को हाल ही में मैनचेस्टर सिटी ने मैनचेस्टर के एतिहाद स्टेडियम में मैच देखने के लिए आमंत्रित किया। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अभिनेत्री निहारिका चौक से आगामी शो फालतू के कलाकारों में शामिल हो गई। बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी ने हाल ही में अपनी आगामी फिल्म सत्य प्रेम की कथा के मुंबई शेड्यूल को पूरा किया। मोहन राजा द्वारा अभिनीत गॉडफादर ने अपने पहले दिन दुनिया भर में 38 करोड़ रुपए की कमाई की। सिंगर अल्फाज की सेहत में सुधार हुआ है। सिंगर हनी सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अस्पताल के रूम से एक पोस्ट शेयर कर लिखा, मेरा टाइगर। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।